नमस्कार साथियों। और आज जो है ना हम लोग बीपीएससी 41 जो 1996 में हुआ था और बीपीएससी 42 दोनों का ही प्रश्न जो है वो देख लेंगे। और थोड़ा सा वीडियो लंबा भी होता है तो होने देंगे। 1998 में हुआ था बीपीएससी का 42। देखिए इसमें से मैंने करंट के सारे प्रश्न निकाल दिए हैं और मैथमेटिक्स के प्रश्न निकाल दिए हैं। बाकी जो प्रश्न हैं वो समझिए वही प्रश्न घूम फिर करके आ रहे हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। जैसे HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है, ठीक है ना। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अभी तक एक भी रिसर्च पेपर नहीं है जो ये बता दे कि HIV के कारण एड्स होता है। खैर ये बहुत प्रचलित धारणा है, तो हम लोग धारणा के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो चीज़ है हवा के खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं है। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च 1 इकाई होगा। मैं कितना है, 100 गुने 1000, तो 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। D इक्वल टू 1/f होता है। और f जो होता है हमेशा किस चीज़ में होता है, ध्यान दीजिए हमेशा, ठीक है ना। इन सब बातों पर अच्छा रहेगा। जैसे से प्रश्न आगे बढ़ेंगे ना, मैं डिस्कशंस का लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा। अभी तो बस ये देखिए कि बेसिक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव 1990 में प्रारंभ किया गया। मगहर महोत्सव किससे संबंधित है, तो संत कबीर से। और कब शुरू किया गया था, 1990 में। चूँकि ये करंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो है ना वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगहर किस से संबंधित है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। दूसरी महिला कौन थी, संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने उत्तर अभी अभी दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर था। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, अर्धनारीश्वर किसने लिखा है, आधे अधूरे किसने लिखा है, ये सब भी अच्छा प्रश्न है जो बीपीएससी हमेशा पूछती है। आगे देखेंगे। जैसे हम लोग अभी ये देख लीजिए कि 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास अर्धनारीश्वर था। देखिए अर्धनारीश्वर जो है ना वो क्लास 12th में सिलेबस का पार्ट है। बिहार बोर्ड में जो हिंदी पढ़ाई जाती है उसमें अर्धनारीश्वर जो है ये पढ़ाया गया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके लेखक कौन है। ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं इसके लेखक। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को आदेशात्मक एवं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है ये पंचायत चुनाव यानी विकेंद्रीकरण से संबंधित है। तो कई बार कैसे भी घूम के आए कि इनमें से कौन सा जो है विकेंद्रीकरण से संबंधित है, तो वो पंचायत चुनाव किस में है, तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। और वैसे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में। द मूड्स लास्ट साई के लेखक सलमान रश्दी हैं। सलमान रश्दी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। सलमान रश्दी उस समय इसलिए फेमस थे क्योंकि सलमान रश्दी ने ना मिडनाइट चिल्ड्रंस और बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी। तो उसमें जो है ना कई चीज़ें इस्लाम के ख़िलाफ़ गई थी। तो सलमान रश्दी के ख़िलाफ़ जो है ईरान से फतवा जारी किया गया था उनका गला काटने को लेकर के। पद्मा लक्ष्मी उनकी पत्नी थी, तो उस समय के लिए बड़े प्रासंगिक थे। अब यहाँ से प्रश्न जो है नॉर्मली बनने की संभावना काफ़ी कम है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। तो ये जो है ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इन सब से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको मैं पूरा जो चैप्टर है वो मैं करा दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये समझिए एक पूरा टॉपिक है। हर बार देखें आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। गिन के टोटल 75 टॉपिक हैं, वहीं से आपका प्री निकल जाएगा। वो 75 के 75 टॉपिक मैंने हमेशा क्लासरूम में करा दिया है। तो मेरे बच्चों का देखिएगा नॉर्मली प्री नहीं रुकता है।
मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो है उसका महत्व मैं समझता हूँ कि आंसर राइटिंग का महत्व है, लेकिन जुड़ते नहीं उस हिसाब से बच्चे। जो जो जुड़े सब बन गए, ठीक है ना, सब बन गए। और जो जो बन गए उनके नाम मैं लूँगा, उनसे पूछ के लूँगा कि भाई अब तुम्हारा नाम लिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर मेरे कई सारे छात्र छात्राएं हैं। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों के पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो अब देखिए, असहयोग आंदोलन ये भी एक पूरा टॉपिक है। असहयोग आंदोलन कर लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, प्रश्न जो है ना इस टॉपिक से कहीं से घूम के आएगा, वो छूटेगा नहीं। किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह जो है वो असफल रहा। तो ये तो स्वाभाविक सा है। देखिए कौन कौन से सत्याग्रह हुए थे ये जानना जरूरी है। तो राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राजकोट में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बाकी कौन कौन से सत्याग्रह में भाग लिया था? देखिए गांधी जी ने सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। इसको याद रखने का मैंने एक फार्मूला बताया था, केक फार्मूला, कि गांधी जी को केक बहुत पसंद था। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा। तो ये उनका क्रम था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली की महिलाओं ने ही उनको सरदार की उपाधि दी थी। अगर आप थोड़ा गौर से देंगे तो बारदोली सत्याग्रह से यही 2-3 प्रश्न बनते हैं। पूरा बारदोली सत्याग्रह को जो है डिटेल से देखने की ज़रूरत कम ही पड़ती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। आगा खान पैलेस में गांधी जी को जेल का रूप दे करके उनको वहीं रखा गया था। अब ये बताइए कि कस्तूरबा गांधी की कब्र कहाँ पर है? अगर मैं पूछूं कि कस्तूरबा गांधी की कब्र कहाँ पर है तो आप क्या बताइएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये चीज़ है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वैसे आगे जैसे जैसे क्लास लूँगा, मैंने जितने प्रश्न बताए हैं उसके उत्तर भी मैं देता जाऊँगा अगली क्लासेस जैसे जैसे आती जाएगी उसमें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे, एक के बाद एक हुए थे। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे लंदन में हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें प्रतीकात्मक रूप से कोई उसका चेयर पर्सन नहीं था। देखिए गोलमेज जो होती है ना, उसमें कोई इसका हेड होता है क्या? कोई हेड नहीं होता है उसका। सब लोग घूम के बैठते हैं आराम से चेयर के ऊपर में, और कोई भी मंत्रणा रखी जाती है। कोई मास्टर नहीं, कोई स्लेव नहीं गोलमेज में होता है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट, काला कानून, ठीक है ना, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट पूरा टॉपिक को हम लोग देख लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जो हैं उनसे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, ऐसी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग जैसी किताबें लिखी थी विवेकानंद ने। महाराजा खेतरी ने इनको विवेकानंद कहा था। और इसके अलावा न्यूयॉर्क में इन्होंने जो भाषण दिया था, तो ये सब उनके ना बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये सारे प्रश्न जो है हमें जानने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब? 1938 में। कौन वो ये देखिए, तो वो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, कितने नंबर का अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? ये प्रश्न जो है वो बन जाता है। आगे जैसे क्लास आएगी ये देखिएगा कि यही प्रश्न रिपीट जो पूछा जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो रेगुलर जुड़े रहिए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं पे 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा लिखा हुआ, तो वह भी गलत नहीं होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और कौन सी ग्रह पे खड़ा होंगे तो हम लोग नीचे धंस जाएंगे? शनि ग्रह के ऊपर में, जिसका वलय है। हवा में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है, लगभग 70% से ऊपर ही है, 71% के करीब करीब है नाइट्रोजन गैस। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए अनुवांशिक रूप वर्णांधता पुरुष को परेशान कर सकती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के आसपास अधिक रहती है। घोट लीजिए ऐसे प्रश्नों को। ये जो है ना ऐसे प्रश्न
ये बिहार से संबंधित कोई भी होगा एग्ज़ाम तो उसमें घूम घाम के यही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जहाँ पे नहीं लगे ना वहाँ घोटा लगा लीजिए। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। थोड़ा बहुत फ़र्क भी देखने को मिलेगा, तो हम लोग उसमें 25 से 40 भी कई जगह पे मिलेगा, 25 से 50 भी मिलेगा। तो अपने अनुसार से इसको सेट कर लीजिएगा। अगर इसी रेंज पे 2-3 हो तो ई ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। एकदम घोट लीजिए। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन इलिथ्रीन है। एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है वो। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन है? तो इलिथ्रीन है। तो ये जो है ना हमेशा रिपीट होगा। जैसे एक बार प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इलिथ्रीन इसमें से निम्न में से ये इस काम आता है, और 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक रहेगा मच्छरों को घरों से दूर करने हेतु। एकदम सीधा ऑप्शन तो नहीं देगा, ऐसे घुमा फिरा के देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। पेचेक ईशिता का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका है। चलिए इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे इसको। सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। सप्तऋषि तारामंडल जो है हमेशा ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में नज़र आता है? देखिए पुराने समय में ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है था। हमेशा जो है दक्षिण की तरफ ध्रुव तारा जो है वो दिखाई देता है, अटल रहता है। इसलिए जब भी शादी होती है ना तो दूल्हा दुल्हन को ध्रुव तारे दिखाए जाते हैं कि देखो भाई अटल रहना, भाई ये नहीं कि बस आज शादी की और फिर लड़ झगड़ के अलग हो जाना। ऐसा मत करना, नहीं तो सोसाइटी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है ना। देखिए H2O होता है, अब D2O होता है, ये फॉर्मूला होता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास मिलते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि अधिकांशतः वर्षा जो होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास ही तो होती है। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलेंगे? तो भूमध्य रेखा के पास मिलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं? तो ये परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग जो है 365.25 दिन लगते हैं। एकदम सामान्य सवाल था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ना शुक्र है। शुक्र इसलिए गर्म है ना क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस मिलती है। खास करके देखें तो मीथेन गैस का भंडार है, जिसके कारण वो क्षेत्र जो है वो पूरा गर्म रहता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से देश में है? अगली बार ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। और आगे जैसे जैसे प्रश्न की प्रकृति बढ़ेगी हम देखेंगे कि ये सारे प्रश्न किस तरह से रिपीट हो रहे हैं। विश्व के बृहत्तम डेल्टा का निर्माण गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो है ना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। थोड़ा भारत में है और थोड़ा जो है बांग्लादेश में पड़ता है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। पेलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ। कहाँ हुआ? पेलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। पुरानी कछाड़ी मिट्टी बांगर और नई कछाड़ी मिट्टी, नई मिट्टी क्या होगी? खादर। भद्रावती इस्पात केंद्र तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। जाहिर सी बात है, पटसन का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। बहुत बड़ा क्षेत्र था जो बांग्लादेश में चला गया। पाकिस्तान बंटने से जो है ना भारत को वस्त्र उद्योग का काफ़ी नुकसान हुआ। भारत में चावल की फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। चावल के बाद गेहूँ बोई जाती है। धान सबसे ज़्यादा होता है, फिर गेहूँ। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो मध्य प्रदेश का अंग है। विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है जो मध्य प्रदेश का अंग है। विदर्भ कहाँ है? MP में है। चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। पहले ये सबसे गीला स्थान हुआ करता था, सबसे वेट क्षेत्र था दुनिया का। अब सबसे वेट क्षेत्र जो है ना चेरापूंजी के पास ही है, मसानी राम
सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। बिहार में तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। भारत और नेपाल की जो सीमा है ना, उसके समानांतर जो है नेपाल की तराई है। सिंहभूम से लौह अयस्क प्राप्त होता है। सिंहभूम से क्या प्राप्त होता है? तो लौह अयस्क। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल गेहूं तथा मक्का है। छोटा नागपुर जो है वहाँ की मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं और मक्का है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। अब तो देखिए, अब जो है ना, योजना आयोग खत्म हो गया और नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री था, अब नीति आयोग हो गया है। इसका भी लगभग वही काम है। तो देखिए, ये रिपीट हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, योजना आयोग से संबंधित की स्थापना कब हुई, तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका स्वरूप क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि योजना आयोग के साथ साथ जो है नीति आयोग को भी पढ़ लेंगे। योजना आयोग को तो देखेंगे, नीति आयोग को भी देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी प्रश्न कहीं पे फंसेगा नहीं। क्योंकि अब जो पूछा जा रहा है ना, वो नीति आयोग पूछा जा रहा है। चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में हुआ है। कदम्ब राज्य का उल्लेख नहीं हुआ है ना, ये कई बार पूछा गया है। किस राज्य का उल्लेख नहीं हुआ? तो कदम्ब का नहीं हुआ। चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो संगम साहित्य में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और बोधगया बिहार में है। और सारनाथ कहाँ है? तो ये भी यूपी में, बनारस के पास पड़ता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना था। तो महात्मा बुद्ध जब आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि इस नगर को आग, पानी और अंतर्कलह से हमेशा समस्या रहेगी। वेनसांग की भारत यात्रा के समय मथुरा सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग जब आया था हर्षवर्धन के समय में, उस समय मथुरा जो था ना, वो सूती कपड़ों के लिए दुनिया में विख्यात था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खान की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा जो काम किया ना, वो ये था कि मंगोलों के आक्रमण को रोक के रखा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। मैंने इसको याद कर रखा था देचकस से, है ना, देचकस। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। और किसको बोला है? तो शाहजहां के शासनकाल को। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया। किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया बंगाल से। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सबसे कमज़ोर कड़ी बोलते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय को। नबीब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। भाई किसने की थी? नबीब सलीमुल्लाह खान ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अब ये पूछा जाता है कौन से साल में की थी। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इनसे संबंधित प्रश्न जो है ना, प्री में, मेंस में कहीं भी देखने को मिल सकता है और किसी भी सेक्शन में मिल सकता है। कवि बाण थानेश्वर का निवासी था। कवि बाण जो था वो कहाँ था? थानेश्वर का निवासी था। बाण भट्ट, भाई पढ़ी होगी, नाम सुना होगा इसका। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में स्थित थी। अब कहाँ है? अब जो है बहुत चर्चा रही है इसकी, जमुई की, कि वहाँ सोने की खान है। कुछ मुंगेर का कभी कभी चर्चा आता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो पटना में स्थित थी। बिहार में 1882 में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1882 में। उड़ीसा 1936 में बिहार से पृथक हुआ और 1912 में बिहार अलग हुआ था बंगाल से। ये सब प्रश्न बराबर पूछे जाएंगे, मतलब रेगुलर प्रश्न हैं ये सब। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है और सबसे ज़्यादा जो उपजेगा वही तो खाया जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है।
भारत में विद्युत प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। भारतीय रुपया की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। सब में तो कैसे हो सकता है, देखिए डॉलर और पाउंड के हिसाब से वो निर्धारित होती है। जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का उदाहरण है। जीवन बीमा निगम क्या है, एक निवेश बैंक का उदाहरण है। भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग कपास है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो ये सब बेसिक चीज़ है। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये पूरा 42वें संशोधन है ना, उसको देख लेना कोई बुरा नहीं है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय जो मंत्रिपरिषद हैं के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कल मैंने बताया था। अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसको तुरंत रिपीट किया। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। वो किसको है, संसद को ये अधिकार है। वो भी कैसे, महाभियोग लगा करके 2/3 बहुमत से। मतलब बहुत मुश्किल है। और इसलिए अब देखेंगे कि भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी जो है न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यह विघटित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। यानी विधान परिषद सभी जगह पे नहीं है। इसका फॉर्मूला मैंने दिया था, टीबी जुकाम। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया हुआ है, वो भी सिर्फ अनुच्छेद 74 में। एक ही बार बस यूज हुआ है, कहाँ, अनुच्छेद 74 में। 61वें संविधान संशोधन द्वारा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए रिपीटेड है ना क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ये भी रिपीटेड है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित हुआ। तो देखिए ये सारे प्रश्न जो है आप देखेंगे तो ये सब रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग अगले सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ना, वो शहरी क्षेत्रों से थे। यानी स्वाभाविक है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से आते थे, शहरी क्षेत्रों से आते थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर केंद्र था। कब से कब तक था, ये हार्ड प्रश्नों में इसको रखा जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट है ना, वो याद रखना हमेशा मुश्किल होता है। तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर जो था वो केंद्र था। हो विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ये प्रश्न तो एकदम पेट है। जगदीशपुर कुंवर सिंह के ऊपर तो हमेशा प्रश्न बनते हैं। 6 अगस्त 1942 को 2 नेताओं हजारीबाग के नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी था। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, क्या प्रभावती नाम था या कुछ और नाम था। ये भी ध्यान रखिएगा और बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी जो लोग थे ना, ये काफ़ी मशहूर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। बांकीपुर कहाँ पर है, पटना साइड में है, तो कहाँ पर है, अब वहाँ पे क्या बन गया है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना है। अगर कम मुद्रा हो रही है तो उसको लिक्विडिटी को बढ़ा देना है, अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो लिक्विडिटी को घटा देना है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसलों को उगाने से है। एक ही साल 2 फसल को उगाने से क्या मतलब है, तो युग्म फसल। यानी देखिए आलू और मक्के को एक साथ उगा पाते हैं कि नहीं, हम लोग आलू और मक्का एक साथ उगाते हैं। जनांकिकी में लिंगानुपात का तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से है। भारतीय मुद्रा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। कहाँ पे छापी जाती है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में प्रारंभ हुआ था। दुर्लभ मुद्रा का आशय विकसित देश की मुद्रा से है, कम मात्रा में मिल पाती है ना, इसलिए इसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। तो नाबार्ड किस तरह की संस्था है, ये मुझे बताइए।
WTO जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। देखिए ये प्रश्न है ना, कितनी बार रिपीट होता है ये वाला प्रश्न कि WTO कब बना। अभी देखिए हाल फिलहाल CDPO या BPSC में एक बार फिर से पूछा गया है सेम प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पीटर सदरलैंड थे। भारत की योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 के बीच में थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जिन्हें ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अब तो ये खत्म हो गया ये मामला, अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय थी। भाई जो संविधान में लिखा गया है ना वो संवैधानिक निकाय हो गई, तो योजना आयोग संविधान में लिखी नहीं गई, इसको तो ऐसे ही बनाया था। तो योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय थी। और अब जो है ना नीति आयोग, ये भी असंवैधानिक निकाय ही है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास हैं, एकदम सिंपल सा चीज़ है। राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे ये। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल सहयोगी थे। देखिए पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। खजुराहो जो मंदिर है स्थापत्य कला के निर्माण में चंदेल जो थे ना वो सहयोगी थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ये भी मशहूर है। ये गोलकुंडा का किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है उसका नाम मुबाइन है। ये एकदम घोटने वाली ऐसी प्रश्न हैं, ये सब तो छुप छुपा के कहीं से आ जाती है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है होली वार। भाई उसने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था ताकि सेना का मनोबल बढ़ाया जा सके। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। देखिए इतिहास की किसी पुस्तक में जो है ना रानी पद्मिनी का नाम नहीं मिलता है, वो मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा में जो पद्मावत है उसमें मिलता है ये। तो ये लगभग 250 साल के बाद लिखा गया इस घटना के, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना सच होगा। 1921 का मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन के चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ठीक है, कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको देख लेना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बनते ही रहेंगे, प्रश्न बनना बंद नहीं होगा यहाँ से। फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। देखिए इसके बारे में हमने कितनी डिस्कशंस की है कि पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला, लाल कुर्ती बनाया था इन्होंने संगठन, और भी इन्होंने बोला था कि भूखे भेड़ियों के आगे, लीग के भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। अब एकदम खिलाफ थे ये विभाजन के। अगस्त 1930 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। भाई किसने इसको बनाया था ये मुझे बताइए, गुप्त काल में आखिर किसने बनाया था इसको? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान थे। अलाउद्दीन क्या बोलते हैं उसको, बख्तियार खिलजी ने जो है इसको ख़त्म कर दिया था। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, जिसमें अधिकतम प्रभावित जिला पटना था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। चलिए ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं जस्ट जो है ना थोड़े समय के बाद ही 40 सेकेंड यानी 42वां BPSC का प्रश्न जो है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी हमने जस्ट जो है 41वां देखा है, 42वां जस्ट इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। सारे प्रश्नों का पूरा सीरीज मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। चलिए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। धन्यवाद।